नमस्कार मित्रों, कौटिल्या बलरामपुर के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, दूसरे दिन का पेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में लगभग सभी प्रश्न क्लास नोट्स एवं टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं जीएस सेक्शन के उन सभी प्रश्नों के प्रमाणिक हल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द अनामलाई रेडटेल की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ये है आपके केरल। सही ऑप्शन इसका होगा केरल, क्योंकि देखिए अनामलाई, अब अनामलाई पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में। तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि इसका जो ऑप्शन होगा ये केरल ही होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमात पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। ये कहाँ पर किया है? ये आपका सूडान में किया है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये आपका जो शुभंकर यानी मास्कॉट है, ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो नया नाम उसका है संभाजी नगर, क्योंकि पहले भी अगर आप लोग इतिहास में पढ़ते रहे होंगे तो देखा होगा कि ये संभाजी नगर बहुत पहले, जैसे बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। तो लेकिन इतिहास की किताबों में संभाजी नगर अभी भी लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है और ये आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल में एक स्थान है कोयमकुलम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की योजना शुरू की है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रप्रहार हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रप्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका जो वज्रप्रहार जो संयुक्त अभ्यास होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और यूके के बीच में कौन सा कोई होता है संयुक्त अभ्यास, तो ये आपका होता है अजय वॉरियर्स होता है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति होता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका किया है इसरो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, जेरूशलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो ये जो आपका ऑप्शन सी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना, ये आपका डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आप सभी को पता होगा जो विधान परिषद है वो 6 राज्य में है। 6 राज्य में कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश आपका है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यूपी। ये आपका 6 प्रदेश में आपका विधान परिषद है।
तो 6 प्रदेश में कर्नाटक आपका हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सी कर्नाटक ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अभी आपका हाल ही में था 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? स्कॉटलैंड होता है घूमने की जगह। तो भारत में कहाँ पर? ये कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पर पड़ता है? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर आपको स्विट्जरलैंड घूमना हो तो कहाँ पर जाएं? तो कुर्ग में जाइए, तो स्विट्जरलैंड के भी दर्शन वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको टफ कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका सांझी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य अभी जो सबसे जो लेटेस्ट में बना है वो 2014 में तेलंगाना ही बना है, 2 जून 2014 को। लेकिन उसके पहले उत्तराखंड, तो उत्तराखंड 2014 में ही 2000 में बना था उत्तराखंड, लेकिन जो लेटेस्ट बना है ये तेलंगाना ही 2014 में बना है। उसके बाद भारत में कोई राज्य नहीं बना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। देखिए, तो यह ऑप्शन आपका महात्मा गांधी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, तो किसको अवशोषित करती है? तो ये आपका ऑप्शन है अवरक्त विकिरण को, क्योंकि अवरक्त विकिरण को ही ये अवशोषित कर लेती है, इसलिए ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? सभी को पता है कि निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। एक मिनट, ये निरंजना नदी आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो ये आपका कन्नौज थी। ये आपका कन्नौज थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो छापामार गुरिल्ला रणनीति ये मराठाओं की थी, तो सभी को पता होगा कि ये मराठा की थी, तो किसी का गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी तकनीकी थी? तो ये थी मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग कहते थे। इसमें क्या होता था कि मोम का पहले एक सांचा बना देते थे, फिर उसमें हम मोम इसे तांबा को पिघलाकर डाल देते थे। उसके बाद फिर मोम को गर्म कर लेते थे, तो मोम को गर्म करने के बाद मोम पिघल जाता था और वो जो मूर्ति का जो ढांचा था वो हमें प्राप्त हो जाता था। तो इसको कहते थे कास्टिंग, मोम लोपी ढलाई। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मोम लोपी ढलाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो
जिसमें ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, हजरत मोहानी, बिपिन चंद्र पाल, मकफूर अहमद आज़ादी। अगर देखा जाए तो अगर स्वराज शब्द होता तो फिर यहाँ आपका बाल गंगाधर तिलक सही हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करनी, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हजरत मोहानी जी ने की थी, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन हजरत मोहानी होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अभी आयोग इसमें हजरत मोहानी मानता है या फिर बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। तो आप सभी को पता होगा इस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख जो कारण था, ये बंगाल को विभाजन करने वाला समय जो 1905 का था, उसी के बंगाल विभाजन के समय ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? सभी को पता होगा कि अंग्रेजी ही थी। लॉर्ड मैकाले की भी रणनीति थी कि अंग्रेजी को प्रसार किया जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ये बिल्कुल सही है कि संघीय बैंक की स्थापना, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, उसी समय आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, तो आपका ये ऑप्शन संघीय बैंक की स्थापना ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस आपके सिलेबस में भी थे, टॉपिक था, तो वहाँ से जुड़ा क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सबको पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। और देखा होगा कि इसके पहले जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के जो पहले दिन आए थे, वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे था हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए। तो देखा जाए तो हिंदू और ईसाई के बीच एकता के लिए, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो गलत होगा, क्योंकि हिंदू और ईसाई मुसलमान ये भी गलत हो जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो ये सभी को पता होगा कि थार का जो मरुस्थल है वहीं पर होता है कि वहाँ पर दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसकी वजह से आपका ऑप्शन थार मरुस्थल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो ये 24 आपका 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। आपने देखा होगा कि भारत में कितने टाइम जोन हैं? भारत में केवल एक ही अभी टाइम जोन है, जो कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ पर पूरे 24 टाइम जोन है, वो कौन सा देश है? वो आपका रूस है। रूस में 24 टाइम जोन पाए जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो जनसंख्या परिवर्तन मतलब किस घटक से जनसंख्या परिवर्तन हो सकती है? तो मृत्यु, अगर आप मृत्यु देखें तो मृत्यु देखें अगर आप मृत्यु अगर देखा जाए तो मृत्यु से जनसंख्या परिवर्तन तो हुई, क्योंकि ज़्यादा लोग जब मर जाएंगे तो जनसंख्या तो कम होगी है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। जन्म, तो जन्म से तो जनसंख्या परिवर्तन होती है। तो फिर उसके बाद प्रवसन यानी माइग्रेशन, तो माइग्रेशन यानी ज़्यादा लोग अगर दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ भी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो ये भी तो परिवर्तन का घटक है। लेकिन रूढ़ता यानी बीमारी, तो अगर बीमारी देखा जाए तो बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत पहले समय में जो था कि बीमारियां आती थी और जगह जगह पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी, लेकिन आज चिकित्सा इतना ज़्यादा आगे हो गया है कि अब ये जो ऑप्शन आपका है ये फिर यहाँ से सही हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं, क्योंकि बीमारी कोई घटक नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, सबको पता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी। सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना यहाँ पर बहुत विस्तार में भी पढ़ाया गया है। तो ये आपकी थी चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ विकास, ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह स्वामित्व वाले व्यवसाय ये आपका निजी क्षेत्र में ही शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यानी पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं। बहुत बार इसमें क्लास में बताया होगा कि अमेजन वर्षा वन है, ये जो क्षेत्र है ये पृथ्वी का फेफड़ा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। तो ये आपका जो ऑप्शन है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, और डी है बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण ये भी बनता है, लेकिन जब एक्ट की बात हो जाती है तो बैंकिंग कंपनियां, इस कंपनी से भी ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1970 का। तो आपका ऑप्शन ये बैंकिंग कंपनियों का ये 1970 वाला अधिनियम ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये आपका था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। फिर उसके बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये अगर भारत में कभी अगर पूछा जाए, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप, तो अगर भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन। लेकिन यही क्वेश्चन जब विश्व लेवल में पूछा जाता है तो हो जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलाग पूछे जाते हैं। और ये जो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं ये आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आयरलैंड से संबंधित है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखा जाए, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये आपका 23-24 हो जाएगा, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 हो जाएगा, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती। तो ये कार्यपालिका जो होती है ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एकल नागरिकता, तो ये तो है आपका। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये भी है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद फिर वोटिंग देते हैं। द्विस्तरीय सरकार, तो द्विस्तरीय सरकार भारत की विशेषता थोड़े है कि यहाँ पर दो सरकार थोड़े एक ही सरकार है। तो यही आपका ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो यही द्विस्तरीय सरकार यही नहीं है। बाकी लिखित और विस्तृत संविधान सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान है वो लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है। तो आपका जो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन का, ये द्विस्तरीय सरकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो ये आपका होता है 746 वाट।
ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सब छोटे छोटे एग्जाम में पूछा था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अगर कोई चीज़ रिएक्शन के बाद वो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कागज़ का जलना, तो कागज़ को अगर एक बार जला दोगे तो दोबारा कागज़ बना पाओगे नहीं। फिर है भोजन का पाचन, तो भोजन एक बार पाचन हो जाएगा, दोबारा वो भोजन मिलेगा नहीं। कोयले का जलना, कोयला एक बार जल जाएगा तो दोबारा प्राप्त होगा नहीं। लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण, अब अगर पानी का भाप में रूपांतरण होगा तो भाप देखा होगा कि भाप को पुनः पानी में रूपांतरण कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है, न कि रासायनिक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पायरिया निम्न में किसका रोग है। तो ये किस चीज़ का रोग है, तो ये आपका दांतों का रोग है। तो देखा होगा दांतों में क्या, मसूड़ों का आपने देखा होगा कि मसूड़ों में पानी लगता है, दांतों में पानी लगता है, वो किसके कारण, वो पायरिया रोग के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फ्लोएम किस में, जाइलम फ्लोएम, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जाइलम जल को पहुंचाता है पौधों के भागों में, और फ्लोएम क्या होता है, भोजन को पहुंचाता है। तो ये किस में होता है, ये पौधों में होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो बिल्कुल आपको पता होगा 3 स्तर हैं, 3 स्तरीय किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है, H2SO4। तो H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका होता है H2SO4।